सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट जेंजी मैन्युफैक्चर। इस चैनल पे हम एक्चुअल में रबड़ एंड प्लास्टिक के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इस चैनल पे हम आपको उन पार्ट्स को कैसे बनाते हैं हम और आप लोग कैसे बना सकते हैं और उनको कैसे बेच सकते हैं, किस तरीके से आपको क्लाइंट से बात करनी है या फिर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस तरीके से कैसे चलाना है, हम वो सारा आपको डेली व्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से उन सारे काम को करता हूँ और हम किस तरीके से इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। देखो भाई, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो प्लास्टिक की श्रिंकेज के बारे में। एक आपको मैं ये बताऊंगा कि भाई कि इसका ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका कितनी बड़ी ग्रोथ है, कितनी बड़ी मार्केट है। ठीक है, एक लेबर इश्यूज के बारे में बात करेंगे, प्लस टूल वालों की प्रॉब्लम। भाई देखो, रबड़ के पार्ट बनाते हैं, जब हम उसकी मोल्डिंग करते हैं ना तो उसके लिए एक टूल बनता है। टूल की मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से टूल होता है। ये आपको टूल दिख रहा है, ये कैविटीज बनी हुई है, जैसे इसके अंदर 8 कैविटी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये टूल होता है, यहाँ पे फिलिंग होती है। ये हमारा ट्रांसफर मोल्डिंग का है। ये हाइड्रोलिक मोल्डिंग के अंदर ही ट्रांसफर मोल्डिंग भी हो जाती है, जिसमें इंजेक्शन जैसे एक होता है ना कि देखो इसके अंदर आपको यहाँ पे देखो होल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे इसमें होल्स हैं, इन होल्स के थ्रू इसमें जाता है। प्लस हमने लाखों का नुकसान होते होते बचा लिया भाई। और एक रेपुटेशन कि आप रेपुटेशन कैसे मेंटेन कर रखते हैं, क्योंकि देखो बिजनेस इज ऑल अबाउट रेपुटेशन। भाई देखो, जिसने अपनी अच्छी रेपुटेशन बना ली वो मार्केट में अच्छा टिक गया। ठीक है, और एक इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक का बिजनेस जो हमारा कल तक लॉस में था। भाई देखो, हमें स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि यार मेरे को प्लास्टिक के बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने आउटसोर्स करा था। देखो हम एक्चुअली रबड़ पार्ट्स तो हम पिछले 20-22 सालों से बना ही रहे थे, उसमें तो हमारी मास्टरी थी, बट प्लास्टिक के पार्ट्स हमने कभी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करे थे और हमने कभी ट्रेड भी नहीं करे थे। तो मेरे को एक आइडिया आया यार, मेरे को ये था कि मैं किस तरीके से अपना बिजनेस बढ़ा सकता हूँ। खूब सोच रहा था, इंडिया मार्ट पर हमने प्लान ले रखा था, उधर से कॉलिंग चल रही थी, बट उधर से वो मजा नहीं आ रहा था। एक होता ना जो बिजनेस आए, आप लोगों को इंडिया मार्ट वगैरह इन्हें चलाने में इशू आता होगा। हम उन इंक्वायरीज से, देखो भाई इस चैनल पे हम इंक्वायरीज से किस तरीके से बात करते हैं ना, और उनमें आपको क्या माइंडसेट लेके चलना है जिससे हम बिजनेस क्रैक करते हैं। भाई मैं आपको बताऊं, मेरी जिन इंक्वायरीज से बात होती है, जिनकी एक्चुअल, देखो भाई एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपके पास 10 ग्राहक आ रहे हैं ना, 10 के 10 सामान नहीं खरीदेंगे, उसमें से कोई 1-2 ही खरीदेगा, और वो 1-2 ही बिजनेस होता है। जैसे मैं जो है यूट्यूब चैनल, मुझे पता है भाई मेरे यहाँ पे 99% लोग देख रहे हैं ना, वो उसमें से 100% लोगों में से ये लगा लो 99% को मतलब ही नहीं है भाई। वो लाइफ में देखो, वो पता नहीं एक फैंटेसी वर्ल्ड में शायद जी रहे हैं। जितने भी जेनजी हैं उनको कि रीसेलिंग करने में मजा आता है। कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी, ये जैसे ये देखो ये सेंट हो गया, ठीक है, ये सेंट हमारे यहाँ पे, अब इसने ये चाइना से या बाहर से इसने इंपोर्ट करा होगा। इन्होंने एक बार दिमाग नहीं लगाया कि भाई अगर मैं, मेरी सेल अच्छी है, मैं ढक्कन किसी पे बनवा लूं, प्लास्टिक का किसी पे बनवा लूं, मैं बोतल भी प्लास्टिक की है, मैं इसे किसी पे बनवा लूं, लेबलिंग करवाऊं, छोटी छोटी, जब भाई ये कॉस्टिंग आप मेंटेन करोगे ना, आप चाइना से भी सस्ता बना लोगे भाई एक ना एक दिन। बट लोग नहीं सोचते, लोगों को लगता है भाई वहां से मंगा लो, क्यों इतनी सिरदर्दी लेना। फिर कुछ टाइम के बाद उनका बिजनेस लॉस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो चाइना में जहां से आप ले रहे हो सप्लाई, उसको पता चल जाती है भाई देखो इसकी अब मैं कमजोरी बन चुका हूं। ठीक है ना, ये मेरे ही ऊपर निर्भर है। कल खुद की मैन्युफैक्चरिंग कभी लगा ही नहीं, हमेशा बस रीसेलिंग के चक्कर में पड़ते रहे। पर इसलिए भाई देखो, हमेशा अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में समझो भाई। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो भी है ना वो बन ही रहा है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप एक चीज सोचना भाई कि ऐसा, ये एक ऐसे बिजनेसेस है ना रबड़ प्लास्टिक मेटल के, कि ये भाई सदाबहार बिजनेस है, ये कभी बंद नहीं होगी। हर चीज कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज की बन रही है। ठीक है ना भाई, देखो हर चीज पेपर की नहीं बन सकती, ठीक है ना, क्योंकि पेड़ खत्म हो रहे हैं। एक रबड़ एक केमिकल कंपाउंड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो वेस्ट है ये उससे निकलते हैं, तो ये सारा वेस्ट मटेरियल से ये मटेरियल बनते हैं। तो भाई ये, और आपको पता है कितना वेस्ट बढ़ता जा रहा है, जितना वेस्ट बढ़ता जा रहा है उतनी रबड़ प्लास्टिक तो बढ़ती ही जा रही है भाई दाने फॉर्म में। तो ये बिजनेसेस ऐसे हैं तो कभी खत्म नहीं होंगे। तो भाई चलो अभी आपको थोड़ा सा देखो कल की अपडेट दे देता हूं मैं कि अभी हमने आज हमारी डेट है, क्या है आज डेट 26 तारीख। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं भाई हमने कल क्या क्या किया, क्या क्या हमें इश्यूज आए थे। मैंने लाइन से वीडियो लगाई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हुआ क्या भाई, देखो एक सबसे पहले जो मैंने बात करी लेबर इशू की। भाई होता क्या है कि सुबह सुबह मैं अपना, मेरे पास भाई, मैं सुबह सुबह प्लांट पे एक्चुअली डेली में 8 बजे फोन कर लेता हूँ कौन कौन लड़के पहुंचे या फिर प्रोडक्शन चालू हो गए। भाई मैंने फोन करा, हमारा रोलामैन फोन नहीं उठा रहा है। अब रोला क्या होता है भाई, रोला मिक्सिंग मील होती है जिसके अंदर, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो भाई उसने जब फोन नहीं उठाया था तो पहले तो देखो भाई, पहले हमने सबसे पहला काम क्या करा, सीट कहाँ है कैप टेम्पर की,
भाई सबसे पहले अपने प्लांट पे जाके ये देखो किसी भी नए काम से इंडिया मार्ट गैस सब जो भी प्रोडक्ट चल रहा है, सबसे पहले ये देखो आपकी जो लाइन है वो स्मूथली चल रही है। उसके बाद भाई हमारा रोला मैन हमारा आया नहीं तो हमें खुद को शीट बनानी पड़ी। और देखो भाई हमेशा आपका काम आपको खुद को भी आना चाहिए। यहाँ पे ये लड़का है, ये हमारे बैच है, इसके अंदर हम पकाई मिलाते हैं। देखो भाई एक आपको एक कैच बनाता हूं, जब आप कोई भी रॉ मटेरियल रबड़ का तैयार करते हैं ना भाई, तो उसके अंदर देखो कुछ फिलर्स डलते हैं। जैसे एक आपका रॉ मटेरियल हो गया, उसके अंदर आप रॉ मटेरियल जैसे रबड़ होगी, नेचुरल रबड़ ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें बुरादा डाला, ठीक है। बुरादे से थोड़ा रेट कम हो जाता है, बट थोड़ा बहुत बुरादा डालना ही पड़, बुरादा थोड़ा रेट की कॉस्टिंग में मदद करता है। कार्बन डाला आपने, ठीक है। ये सारे फिलर्स हैं। मिट्टी डाला, हम मिट्टी एक्चुअल में यूज नहीं करते हैं, बट बहुत से लोग क्वालिटी कम करने के लिए मिट्टी यूज करते हैं, पर हम मिट्टी यूज ही नहीं करते। उसके बाद कुछ केमिकल्स आते हैं, कुछ आते हैं उसके क्योरिंग एजेंट। क्योरिंग एजेंट का मतलब क्या होता है भाई? पकाई, जो उसको पकाती है। देखो अगर आप पूरी सीट बना लो, उसमें अगर क्योरिंग एजेंट ना डालो ना, सीट आपकी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी, बट जब आप उसको हीट देके मशीन में पकाओगे ना भाई, देखो वो पकने में हो सकता है 10-10 15-15 मिनट ले, जहां वो अगर आप पकाई उसमें डालोगे तो 1-2 मिनट में पक सकती है, ठीक है ना। तो पकाई बहुत जरूरी होती है। तो ये हमारे वो बैचेज होते हैं जो हमने बना के रख रखे, जिनमें हमने पकाई नहीं डाली है, ठीक है ना। लड़के पे हम पहले बनवा लेते हैं, और जब हमें नीड होती है, जब हम उसमें उसके हिसाब से पकाई डाल देते हैं। पॉलीथीन पे पैक करके हम इसलिए रखते हैं कि क्योंकि ये हमारा कंपाउंड भाई बाहर से बन के आता है और इसमें पकाई नहीं होती है, तो इसमें पॉलीथीन इसलिए देखो भाई। पॉलीथीन एक तो हमेशा बैच की याद रखो भाई, जब भी अगर आप रबड़ का लगा रहे हैं तो भाई पॉलीथीन वगैरह इन सबको निकाल लो, नजरअंदाज मत करो भाई। छोटी छोटी चीजों से भी फर्क पड़ता है। बाकी देखो भाई इंडिया मार्ट की क्लाइंट की कॉलिंग के बारे में मैं आगे बताऊंगा, मेरी क्या क्या बातें हुई थी। गूगल माई बिजनेस से रेफरेंस से भी हमारे पास बिजनेस आया, इंडिया मार्ट के थ्रू भी आया है वीडियो, ठीक है। कुछ बुद्धिजीवियों के लिए मैंने इंडिया मार्ट के लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी है भाई। देखो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होती है ना, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया मार्ट देख के या बिजनेस कर जाओगे, नहीं। फिर आपको ये पता होनी चाहिए, देखो अगर आपने देखो आपकी सेल्स अच्छी हो गई, फिर आपको ये पता होना चाहिए भाई डेली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या क्या इश्यूज आते हैं, एक्चुअल में आते हैं भाई। देखो एमबीए में देखना, पढ़ना, सुनना, और उसे सुनना अलग बात है, जब पर इन दी फील्ड जब आप एक्चुअल में करते हो ना भाई, लाखों प्रॉब्लम आती है यार। आपको लगता होगा रबड़ पार्ट बनाना कितना ईजी है, एक ऐसा टूल बनवाओ, जाके पकड़ो किसी को, 50,000 रुपए दो, 40,000 रुपए दो, टूल बना के दे देगा वो, आप आओगे रबड़ लगाओगे बना के दे दोगे। भाई नहीं, वो टूल वाला आपको ना पूरा स्वर्ग दिखा देगा यहीं पे, अगर आपने टूल वाला पकड़ लिया। टूल जो रबड़ का काम कर रहा है, प्लास्टिक का काम कर रहा है ना, उसी को पता है भाई टूल वाले की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अगर कोई रबड़ वाला वीडियो देख रहा था भाई, नीचे प्लीज एक बार टूल वाले की इंपॉर्टेंस बताएं नीचे लोगों को, ठीक है ना। और अगर यहाँ तक वीडियो पे आ गए तो भाई लाइक करें, ताकि और भी लोग हमारी वीडियो को देख सकें, और जो एक्चुअल में देखना चाहते हैं उन तक एक वीडियो पहुंचे। आपके एक लाइक से ये हो सकता है, ठीक है। तो भाई अपन ने यहाँ पे ये अपने रोला चलाया, ठीक है ना, ये अपना रोला हो गया। ये हमने लड़का हेल्पर है तो इसमें शीट को ऊपर डाल रहा है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा सिखा रहा हूँ। सुबह सुबह क्या है भाई, रोला थोड़ा ठंडा रहता है ना, तो शीट को गलने में टाइम लगता है। गलने में मतलब कि जब वो गोल गोल घूमती है ना, तो अभी धीरे धीरे जाएगी। ये देखो शीट अभी ढंग से, एक होता है ना ऊपर से ठंडा ठंडा, तो ऊपर से वो उसको छुटा रहा है शीट को, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि शीट खराब है, ये जस्ट ऐसा ठंडा है इस वजह से। ये देखो अभी जाएगा। ये हमने इसमें इमरजेंसी लॉक लगाया हुआ है। इमरजेंसी लॉक इसलिए भाई, अगर गलती से हाथ आ जाए तो जितनी दूर इसका ट्रिगर होगा ना पकड़ने का, मतलब जहां पे जाके बटन को आप दबाओगे भाई, बंद करोगे, वहां पे इतनी देर में तो पूरे हाथ को खींच के अंदर ले जाएगा। ये बहुत रिस्की होता है, तो इसलिए हमने ऊपर इसमें एक कुंदा लगाया हुआ है भाई। चाहे इस साइड रो लेके, चाहे उस साइड, सेफ्टी ऐसी चलते उस पर हाथ मार दे। अभी हुआ क्या, गलती से शीट उस पर लग गई थी तो वो रोला बंद हो गया। वो कितनी जल्दी, ये सेफ्टी पर्पस के लिए है। बाकी भाई देखो, मैं आपको आज ये हमारा रबड़ कंपाउंड अब क्रिएट हो रहा है भाई। देखो खुद हमने अपना रबड़ कंपाउंड बनाया। इसके वीडियो में बिहाइंड दी सीन्स का मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूं, मैं उसके अंदर इसकी बिहाइंड दी सीन्स में मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा इसको, ठीक है। उसमें जाके आप रबड़ रोले के बारे में अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो वहां से ले लो भाई, उधर वो अच्छी नॉलेज आपको देखने के लिए। क्योंकि देखो इस वीडियो में बताता हूँ ना भाई, लोग बोर हो जाते हैं, उनको नहीं आता। बट भाई देखो रबड़ एंड प्लास्टिक का बिजनेस, देखो मैं ये बोल रहा हूँ, आप
इस वीडियो को ये मत समझो कि आपको भाई ये एज ए एंटरटेनमेंट देखनी है। मैं ये कह रहा हूँ जो लोग ये देख रहे हैं इसको एज ए स्टडी पर्पज से आधे घंटे देखें कि एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। भाई आपको बहुत लोग कोर्स बेच तो मिल जाएंगे, 4 लोग अपने साथ लेके आपको कहीं पर घुमा लाएंगे, नहीं भाई एक्चुअल में यहाँ पे मैं एक्चुअल में फील्ड आपको बताता हूँ। शॉर्ट्स में बिहाइंड द सीन्स क्या रहता है, मेरी किस तरीके से कुछ छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, मैं वो डालता रह देता हूँ। प्लस प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, एक इंडिया मार्ट की अलग है, तो इंडिया मार्ट की कॉलिंग की मिलेगी, और एक प्लेलिस्ट है जिधर बिहाइंड द सीन्स रोले का, ये आपको मैं उधर मिल जाएगा। उसके बाद हुआ क्या भाई, अपन ने देखो शीट बना ली। शीट बनाने के बाद देखो ये रोलर ठंडा है तो इस वजह से इस तरीके से कंपाउंड आ रहा है, देखो आपको दिख पा रहा होगा। ये देखो ये भाई। उसके बाद देखो ये अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इतनी पतली पतली, भाई देखो इतनी पतली फिलिंग नहीं होती, ये हम एक पतला दाब एंड में मारते हैं, मतलब कि पतली शीट करके निकालते हैं ताकि अगर कोई भी छोटे से छोटा मेटल का अगर उसमें दाना है तो वो निकल जाए, वो ना रहे। क्योंकि भाई मोल्डिंग के टाइम पे देखो जब आप डाई की, देखो भाई डाई बनती है कॉस्टली, एक बार अगर कैविटी खराब हो जाए ना भाई वो दोबारा से ठीक नहीं होती। हमेशा याद रखो ऐसे नहीं होता वेल्डिंग से भर दी ऊपर से घिस दी, वो शेप नहीं आ पाएगी भाई प्रोडक्ट में कभी। तो इसलिए हम पतली दाब मार के देखते हैं छोटे छोटा अगर लोहे का टुकड़ा भी तो रोले में ही निकल जाए, उसमें ना आए। रोला खराब नहीं होता, रोला बहुत हैवी मेटल का बना होता है, ठीक है। अरे यार चलो भाई अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद भाई अपन ने देखो जब शीट बना, देखो भाई इसके बाद अपन ने जब शीट बना ली तो फिर उस शीट का पहले सैंपल चेक कराया भाई। पूरे दिन देखो प्रोडक्शन चलने वाली तो 1-2 डाई खोल के देख लो सही खुल रही है, कहीं शीट में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि भाई देखो रबड़ है, रबड़ जैसे बताया था ना, रबड़ क्या है ना टाइम, देखो रबड़ प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक को आप रखोगे ना प्लास्टिक कभी खराब नहीं होगा, बट रबड़ को अगर आप रखे लगो ना भाई वो पक जाती है। देखो रो नहीं पकेगी, बट जैसे मैंने आपको बताया था भाई उसमें पकाई डलती है पकाने के लिए, तो एक बार अगर पकाई डल गई तो भाई वो खराब हो जाती है। रो रबड़ खराब नहीं होती, बट ड्यूरिंग दी टाइम भाई खराब हो जाती है। तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखो, नहीं तो फिर भाई जितनी जरूरत है उतना बनाओ। बाकी मैंने चेक कर लिया भाई, रबड़ का कैप हम बना रहे थे, ये कैप हम ईपीडीएम क्वालिटी का बनाते हैं, टॉप क्वालिटी का ओईएम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक चीज और भाई, और किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, एक तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग बता दिया, एक होता है भाई जॉब वर्क। अगर आपके पास देखो भाई अगर आपकी इतनी सेल्स अच्छी नहीं है कि आप नए नए क्लाइंट्स को हैंडल कर सके, तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं भाई जैसे रबड़ की, उनके पास इतना काम है कि वो आपको काम दे देंगे, बट उनके साथ आपको सबसे बड़ी चीज ऑनेस्टी दिखानी होगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम बोनी पॉलीमर्स हो गया, हम इनके लिए पार्ट्स बनाते हैं, ओईएम पार्ट्स को क्रिएट करते हैं भाई, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है और ये ऐसे ही किसी को नहीं दे देते, हम पिछले 15 सालों से हम इनके लिए पार्ट्स प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, ठीक है ना। और ये आगे मारुति, होंडा, हुंडई इन सब में सप्लाई करते हैं। इनके थ्रू हमें वो एक सिस्टम पता चलता है, सिस्टम से काम करना, प्लस हमें ये पता चलता है कि हम इतने अच्छी क्वालिटी के जो कंपाउंड यूज होते हैं, तो भाई देखो मजा आता है काम करने में, ठीक है। आप जॉब वर्क भी कर सकते हो, बट उस चीज के लिए भाई आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा सामने वाले के लिए। कल को ऐसा ना हो भाई उसने तुम्हें काम दिया तुम उसे मार्केट में बेच दो। आज बोनी हमसे काम करा रही है भाई, ओईएम पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो ओईएम पार्ट्स नॉर्मल मार्केट में बस वो कंपनी के थ्रू ही बिक सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं अपने यहाँ से बना के बेच दूं, पर नहीं भाई देखो ये भगवान सब देखता है भाई, गलत करोगे तो गलत ही पाओगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं वीडियो में, भाई रबड़ पार्ट्स कैसे बनते हैं और आगे बताता हूँ। अपन एक चीज में फंस गए हैं अब, इस वाले पार्ट की अर्जेंट हमारे भाई, प्लस ये वाला पार्ट, ये हमारा प्लास्टिक की क्लिप वाला पार्ट है। इस क्लिप में क्या हुआ भाई कि ये हमने टूलर को दिया होता। अब मैं प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अब यहाँ से प्लास्टिक के बारे में हम बात करेंगे कि प्लास्टिक के टूल वगैरह किस तरीके से। भाई देखो प्लास्टिक मोल्डिंग क्या होती है ना, प्लास्टिक देखो श्रिंक करता है, प्लास्टिक की एक स्पेसिफाइड श्रिंकेज होती है, जिसको आप गूगल पे अगर आप जाके टाइप करते हैं श्रिंकेज ऑफ दिस प्लास्टिक, मतलब जैसे श्रिंकेज ऑफ पीपी प्लास्टिक, तो उसकी श्रिंकेज आ जाएगी। और श्रिंकेज जो होती है ना भाई वो पार्ट टू पार्ट भी डिपेंड करती है। ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट के लिए भी हम आज गए थे आगे, अभी इसकी मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता हूँ। भाई इस पार्ट ने हमें ऐसा मतलब कि लाखों का नुकसान होता होता बच गया, और हमारी रेपुटेशन जो थी ना भाई वो हमारी दांव पे लगी हुई थी। हुआ क्या भाई, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक तो एक क्लिप वाला पार्ट हो गया, इसके अर्जेंट क्या काम था। देखो टूल वाले यही दुखी करते हैं, ऑर्डर लेते टाइम भैया तुम्हें 10 से 12 दिन बोल देंगे, बट जब बनाने पे उसको आएंगे भाई उनको देखो क्या होता है ना, देखो टूलर कभी तुम्हारे अकेले का काम नहीं कर रहा, वो और भी 4 काम कर रहा है भाई। उसको जहां से पैसा ज्यादा बच रहा है, अब आपने तो 18,000 रुपए दे दिया, 20,000 रुपए, अब उसमें से उसको तो 1,000-2,000 ही बच रहा होगा यार, तो वो उसको प्रायोरिटी नहीं देते। ये बात बहुत गलत है इन स्मॉल जो
क्यों गलत टाइम का तुम कमिटमेंट करते हो जब तुम वो चीज उस टाइम पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हुआ भाई, इस टूल के लिए हमें जाना था। स्टेज में है, अब जा रहे हैं भाई टूल वाले कंपनी, बात इधर से मेरी बात होती, मैंने कहा हेलो सर, कहते हेलो, मैं पहले हमेशा ग्रीट करो उनको, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, आपकी रिक्वायरमेंट आई थी ऐसे ऐसे रबड़ के पार्ट्स की इंडिया मार्ट पे, कहते मेरा नंबर किसने डाला, कह रहा शायद लड़के ने डाल दिया होगा। मैंने कहा सर, पर ना मैंने भाई इस कॉल करने से पहले मैंने थोड़ा कंपनी के बारे में देख लिया कि भाई ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। मैंने कहा एक प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है जो अपने को फ्यूचर में बिजनेस दे सकता है। और अपनी इधर क्या हुआ था भाई, इधर हमारे पास एक कंपनी का हमने फोन किया इंडिया मार्ट पे। बहुत से लोग देखो यही गलती कर देते हैं भाई, उनको रिक्वायरमेंट नहीं दिखती वो सीधा फोन काट देते। मैंने उनको फोन करा, उन्होंने मुझसे बोली भाई अंकित तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया। मैंने कहा सर आपका इंडिया मार्ट पे आया था, कह रहा शायद लड़के ने डाल दिया होगा। पर मैंने उससे पहले कंपनी का थोड़ा पता कर लिया भाई, ये पॉलीमेड करके है, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को ये बाहर से भी आउटसोर्स करते हैं, हम जैसे उसे बनाते हैं। भाई पता है क्या है, जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है ना वो आज के टाइम पे इतना बड़ा बन चुका है कि वो खुद अपनी प्रोसेसेस सारे पार्ट्स खुद नहीं बना पा रहा। आप ये लगा लो कि वो बाहर दे रहा है कि चलाने के लिए बाहर लोग बनाए उसको। ठीक है भाई, अब इसके बाद हुआ क्या यार, तो अब मैंने इनसे बात करी, इनका हमसे बंदा मिलने आया था। हालांकि वो जो पार्ट लेकर आया था भाई देखो वो पार्ट हमारे पास नहीं था, उसको कोई देखो इम्पोर्टेड मशीन थी, देखो उसके अंदर पार्ट लगता था। अब ढूंढता रहे मार्केट में, कहीं नहीं मिलेगा उसको, वो पार्ट ऑर्डर पे ही बनवाना पड़ेगा, या फिर देखो भाई कोई उसका ऑथराइज डीलर होगा तो मे भी उसको मिल सकता है। चलो भाई एनीवेज देखो भाई अपना तो 1% के लिए काम कर रहे हैं, जिनको सीखना है भाई सीखो। ठीक है, कैटलॉग भी भेजे ताकि भाई आने से पहले। अब चलो नेक्स्ट वीडियो। भाई ये हमारा प्लास्टिक का है, हम प्लास्टिक का सारा काम आउटसोर्स करते हैं। हमारे पास 4 हैंड मोल्डिंग, ये किसी और के यहाँ से करते हैं। भाई देखो एक चीज और, प्लास्टिक का भी हमने अपने पास नहीं लगाया, हमारे पास अभी हैंड मोल्डिंग ऊपर हमने रेंट पे एक को लगाया हुआ, तो उनके थ्रू हमारा चल जाता, तो वो प्लांट में ही है। प्लस जो इंजेक्शन मोल्डिंग या फिर इनका काम है ये सारा हम बाहर से कराते हैं। अब भाई इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बाहर से जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो। अगर आपकी स्किल्स अच्छी, आप ऑर्डर ला सकते हो ना, तो भाई आप बाहर से काम करवा लो। पर आपको वो एक सही सप्लायर ढूंढना, सही सप्लायर से किस तरीके से आप उसको इवेल्युएट करो कि भाई ये सप्लायर सही है, मैं इससे मान लूं। क्योंकि भाई देखो हो सकता है आप उसके, देखो भाई एक रेपुटेशन की मैं क्या बात कर रहा था, देखो मेरे पास स्टॉक रबर एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट हाउस है इंडिया का, उससे मेरी कॉल आती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वो अभी तक रबड़ के पार्ट्स बनाते हैं, प्लास्टिक के पार्ट्स नहीं बनाते थे। उन्होंने सोचा चलो प्लास्टिक के पार्ट्स है वो भी हम बना के देते हैं, तो उनका मेरे पास कॉल आया। मेरा उसमें एक्चुअली एक इंजीनियर जानकार था, उनका कॉल आया, सर ऐसे ऐसे करके इस प्लास्टिक पार्ट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आप बना देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई बना देंगे। हमने वो टूल बनाना चालू करा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब भाई इसको बनाना चालू करा ना, अब हमारे पास तो ऑटोमेटिक नहीं थी, तो मैंने भाई बाहर जाके एक बंदे से बात करी। वो पहले मेरी हैंड मोल्डिंग की चलाता था, उसके पास ऑटोमेटिक नहीं थी, प्यारे बहुत नाम था उसका भाई। ठीक है, उस बंदे ने सबसे बड़ी गलती क्या करी, ड्राइंग में मटेरियल नहीं पढ़ा। भाई हमेशा याद रखो मटेरियल भैया पढ़ लो, वरना तो कसम से कह रहा हूँ मेरे बहुत दुखी कर दिया भाई। पहले हुआ क्या, हमने सोचा नायलॉन है, हमने जो मोल्ड था, जो टूल था हमारा उसका, हमने वो, अभी मैं चलो आपको वीडियो में दिखाता हूँ आगे किस तरीके से हुआ ताकि आपको उसमें समझ में आए। ये हमारा प्लास्टिक का प्लांट हो गया भाई, यहाँ पे हम थोड़ा सा पार्ट्स के लिए बात करने आए थे। ये हमारा टूल है, ये इसी का टूल है जिसे हम खुलवा रहे हैं। भाई इसे खुलवा क्यों रहे ना, हुआ क्या था ना, देखो भाई इसकी जो ओडी है, ओडी क्या होती है, ओडी ये बाहर से, मैं आपको अभी वर्नियर के थ्रू दिखाता हूँ। देखो भाई ये जो बाहर से हम इसको मेजर कर रहे हैं ना, ये अपनी ओडी होती है बाहर से, ये जो बाहर का हिस्सा है, ये देखो ये सारा आपको दिख रहा होगा, ये अपनी ओडी है। ओडी क्या थी भाई, ओडी हमको इसकी चाहिए थी 71.5। अब इशू क्या आता है भाई, सबसे पहले तो ये करा भाई उसने, हमारे जिसको मैंने अपने भैया सप्लायर को, मैंने जिसको जो बनाता था बंदा, मैंने उससे बात करी भाई, उसने कहा ठीक है भाई, ठीक है ना भाई। मैंने गलती भी क्या है, देखो भाई अब काम कर रहे हो, देखो इंसान पे भरोसा तो करना पड़ेगा, ठोकर खा के ही सीखते हैं, तभी इतना सीखा। उस बंदे ने, पर हाँ ये है कि भैया 10-15 हज़ार का नुकसान तो दिया, बट हाँ ये है कि नॉलेज बहुत अच्छी देगा वो। ठीक है भाई, उसने मटेरियल देखा नहीं, उसने देखा नहीं कि भाई नायलॉन में ग्लास फील्ड मिक्स है। अब नायलॉन और नायलॉन में ग्लास फील्ड मिक्स, दिस अ होल लॉट ऑफ थिंग, होल लॉट ऑफ कैसे भाई, ये लगा लो नायलॉन आपकी श्रिंक करती है 1.5% 2%, ग्लास फील्ड आपका श्रिंक करता है ना के बराबर 0.5%। अगर ज्यादा ग्लास फील्ड रहेगा तो बिल्कुल ही श्रिंक नहीं करेगा, क्योंकि ग्लास फील्ड भाई ठोस मटेरियल होता है। देखो भाई जितना मटेरियल ठोस होगा वो उतना कम श्रिंक करेगा, और जितना मटेरियल आपका
मतलब जैसे सॉफ्ट होगा वो उतना ज्यादा श्रिंक करेगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल में अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से खाली रहता है, इसीलिए वो सॉफ्ट रहता है। और जब ड्यूरिंग एक्सट्रूजन, जब उसको पकाने के बाद गरम गरम जब पार्ट रहता है, जब वो ठंडा होता है ना भाई, तो वो हर चीज सुकड़ती है। रोटी है, कुछ भी चीज है, जिस शेप में वो फूलते टाइम है गरम है, वो ठंडा होकर सुकड़ेगी। ठीक है भाई। तो उसने नायलॉन के हिसाब से उसने टूल बना दिया। हमने 2 कैविटी का देखो हमने टूल बनाया था, इसके अंदर आपको दिखेगा अभी, ये देखो इस टूल को ये ओपन कर रहे हैं, ये देखो। अब इसको ठोक के बीच में, ये यहाँ पे बीच में ये फीडिंग का एरिया है जहां से इसको ठोक रहे हैं, ये अपना टूल है। तो भाई इस टूल में दिक्कत क्या आई थी कि भाई मटेरियल नहीं देकर श्रिंकेज दिक्कत करके टूल को उसने ऐसे सेट करा, मतलब जो बाहर से उसने जो कटिंग करी थी उसकी टूल की, कि भाई उसने तो 1.5% श्रिंकेज लेके उसने कर दिया उस चीज को कि भाई 71.5 ओडी चाहिए। उसने कहा मटेरियल 1.5% श्रिंक करेगा। टूलर बहुत महान भैया, टूलर ने नहीं देखा हमारा मटेरियल का, क्योंकि टूलर का ये भाई टूलर को देखना पड़ता है, जो टूल बनाता है उसकी जिम्मेदारी होती है, वो पूछे कितना % क्या मटेरियल है सर, तो वो उसकी श्रिंकेज को पता करे या आपसे डिस्कस करे। भाई उसने भी नहीं करा, उसने टूल बना दिया, हमने सैंपल निकाला, भाई वो श्रिंक ज्यादा कर गया। श्रिंक ज्यादा करा तो भैया वहां पे साइज नहीं आया, हमने फिर दोबारा करके दिया, टूल में हमने काम करके दिया, तो भाई हमारा 71.5 की हमने ये जो ओडी थी हमने इसको मेंटेन कर लिया। एक सेकेंड। तो भाई अपन ने जब इसकी क्या कहते हैं कि इसकी हमने जब ओडी को मेंटेन कर लिया भाई, फिर हमने उस सैंपल को आगे भेजा। अब वो थोड़ा फ्लेक्सिबल सैंपल था, ये तो ग्लास फील्ड का ही है, ठीक है ना, ये अब भी सैंपल निकाला है, अब तो ठीक सैंपल निकला है, ठीक है। उसके बाद भाई होता क्या है कि हमने जब उस सैंपल को उनको भेजा, भाई उनको इसके अंदर रबड़ मोल्ड करनी थी, इसकी फोटो दिख जाएगी आपको स्क्रीन पे, उनको अंदर इसके अंदर रबड़ मोल्ड करनी थी। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ किस तरीके से। मैं देखो गाइज, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई, देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ध्यान से देखो चीजों को, ठीक है। ये है भाई पार्ट, देखो ये पार्ट दिख रहा है, ये अंदर रबड़ है, इसके रबड़ के बीच में मेटल और बाहर ये हमारी रिंग है। तो भाई हुआ क्या ना, देखो जब इसकी ये रबड़ मोल्डिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे भी प्लास्टिक गर्म हो रही थी, दोबारा गर्म हुई है, जब अंदर श्रिंक कर गई, रबड़ मोल्ड हुई, ये अंदर ओडी और कम हो गई, ठीक है भाई। फिर मैंने ड्राइंग को देखा, मैंने कहा यार ड्राइंग में जीएफआर के बारे में थोड़ा पता चला, पता ग्लास फील्ड रीइंफोर्स्ड, भाई वहीं मेरी बुद्धि खराब। अब क्या था कि भाई हम मोल्ड को ज्यादा खोल चुके थे, क्योंकि जब ज्यादा खुला श्रिंकेज ज्यादा थी तभी उस पे आता, पता चला भाई हमें कम खोलना था। तो भाई हमको फिर उसके पंच, भाई फिर मेरी कंपनी में बात हुई। अब देखो भाई, अब आप बोलोगे यार इससे तुम्हारा लाखों का नुकसान कैसे होगा, तुम्हारी मैंने टूल का तो बस मैंने 12,000 एडवांस दिया था भाई, 12,000 एडवांस, वो जबकि इंजेक्शन मोल्डिंग में जब तुम सैंपलिंग करवाते हो भाई कम से कम 3-4 किलो मटेरियल खराब जाता है। और ग्लास फील्ड आपका नायलॉन, ये लगा लो नायलॉन ग्लास फील्ड आपका 400 रुपए किलो है, 5 किलो 2,000 करके तो मेरे 6,000, वो 20,000 का तो ये जूता लग गया। प्लस जो मेरी रेपुटेशन खराब हो रही, अगर इस पार्ट को मैं सप्लायर के थ्रू सही बनवा लेता ना भाई, ये ऐसी कंपनी मुझसे लाखों की रिक्वायरमेंट लेती, तो लाखों बचाता, तो मेरा कैसे नुकसान लाखों का नहीं हो रहा कि अगर मैं ये पार्ट को नहीं कर पाता। चुल्ले थी भाई, करना था पार्ट को, कुछ ना कुछ तो भाई करना ही था, ठीक है भाई। उसके बाद मैं टूल को लेके गया, मैंने कंपनी में एक बार टूल को दिखाया, मैंने उनकी थोड़ी राय ली। देखो भाई किसी से पूछने में कोई बुराई नहीं है, मत घबराओ भाई, ऑनेस्ट होना अगर दिल से तो काम आपके बनेंगे। मैं कंपनी टूल ले गया, टूल गुड़गांव ले गया था, फिर टूल वापस मेरे को मिला, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको मैं क्या हुई थी वहां पे बातचीत, है ना भाई, ठीक है। उन्होंने अपना टूल हमें वापस दे, उन्होंने बोला अंकित तुमने ज्यादा खुलवा ली, इसको थोड़ा कम खुलवाओ। मैं भी समझ गया था कि ग्लास फील्ड की परसेंटेज आधा % श्रिंकेज होती है, तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं वहां से उस टूल को लेके आया, मैंने फिर एक और मैं रबड़ एक के स्पेशलिस्ट यार, उन्होंने बॉम्ब तक बनाए हुए हैं, बट वो तो जस्ट पॉलिटिकल इशू के चक्कर में भाई वो उनका काम नहीं चल पाया, क्योंकि फेवर होता है भाई पॉलिटिक्स में, ठीक है, इस वजह से अब जो भी है, अब उस क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई उनके एक रेफरेंस से मैं एक प्लास्टिक वाले के पास गया, उसने मेरे को आइडिया दिया कि सर हमें इसके नए पंचेस बनाने पड़ेंगे, जब पंचेस के हम नए बनाएंगे तो हमें नया पंच कम उसका बनाना पड़ेगा फिर हम, क्योंकि देखो भाई हमेशा याद रखो कोई भी चीज है ना आप उसको बड़ा कर सकते हो, लोहा है ना आप उसको बीच में से ऐसे करके बड़ा कर सकते हो, जब इतना हो गया ना फिर इसको ऐसे छोटा नहीं कर पाओगे, छोटा करने के लिए नया ही लगेगा, फिर छोटे से शुरू करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने फिर उसके 12-13 हजार रुपए मैंने दिए, मैंने कहा यार तुम इसको बनाओ,
इसको बनाने के बाद भाई फिर उन्होंने मुझे कल बुलाया था, मतलब उसी काम के लिए मुझे बुलाया था जिसके लिए मैं यहाँ पे गया था। मेरे प्लस 2-3 पार्ट और चल रहे थे जिनका बिजनेस हमें थोड़ा रेफरेंस से और थोड़ा गूगल में बिजनेस के थ्रू बिजनेस आया था। रेफरेंस इसलिए काम करता है भाई, देखो सच्चे मन से काम करोगे ना किसी को तो सामने लोग तुम्हारी वैल्यू करते हैं। लोग इतने भी बुरे नहीं है भाई जितना हम समझते। तुम्हें लगता हमें काम कोई क्यों देगा या हमें क्यों, नहीं है भाई लोग बुरे। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो भाई जब आप आगे स्टेप लोगे ना ऑनेस्टी का, जब भी सामने वाला लेगा, और सामने वाला नहीं भी ले रहा तुम लो यार। दुनिया को खाएगी तो तुम भी खाओगे क्या? अगर दुनिया गलत कर रही है तो तुम भी गलत करोगे। मत करो यार। मेरे साथ तो रेफरेंस गेम चलता है भाई, 3 दिन से इतने ऑर्डर आ गए हैं, दिमाग खराब हो गया। ये इंक्वायरी की पूरी कॉपी बनाया, तुम लगा लो इस पूरे पेज पे नाम लिखे होंगे। इसके बारे में इंडिया मार्ट वाली वीडियो में बताऊंगा या फिर इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो भाई अपन देखो, अपन ने फिर इसको टूल वूल को खुलवाया यार, इसको टूल को खुलवाया। अब इसके बारे में क्या बताऊं, पहले इसके बारे में देखते हैं, फिर थोड़ी बकचोदी करते हैं। ये देखो, देखो भाई ये रहा, ये है टूल। ये 2 कैविटी का टूल है। ये इसकी ओडी हो गई। ये हमारा क्या था कि उसका ज्यादा खुल गया था, ऐसे ज्यादा हो गया था, तो भाई इसको कम हम कर नहीं सकते थे, तो इसके लिए नई प्लेट बनी थी तीनों, तो उसी को चेक कर रहा था। इसके अंदर भी एक इशू क्या आया ना भाई, देखो इस पार्ट में आप समझो इस चीज को। इस पार्ट में देखो इधर एक गड्ढा है, ये देखो दिख रहा होगा, तो वो ऐसे दिखेगा, ये देखो दिख रहा है। अब भाई ये टूल में, अगर मैं टूल में इस चीज को दिखाता हूं, देखो अगर ये टूल में देखोगे ना तो ये इधर को निकला होगा, तभी तो इसमें अंदर को बनेगा, जो तो तभी तो पीस में बनेगा ये अंदर को। तो भाई ग्लास फील्ड होता है मटेरियल आपका हार्ड, और जब इंजेक्शन मोल्डिंग चलती है आपकी इस तरीके से, ठीक है, तो ये पार्ट आपका जैसे ऐसे है ना, तो इंजेक्टर से पुश करके ऐसे निकलता है। जब ऐसे निकलता है ना भाई, तो जो रिब बताई है मैंने, देखो जिस साइड से निकलता है, तो ये वाली साइड इसकी, देखो ये हाफ में काट रखा है, ये वाली साइड इसकी थोड़ी नीची है, ये वाली साइड थोड़ी ऊंची है, मतलब ये ओडी बड़ी है, ये हल्की सी कम है। क्यों? क्योंकि भाई इसे खींच के निकल रहा है, ग्लास फील्ड है। अब भाई ये अंदर को ग्लास फील्ड हार्ड मटेरियल होता है तो घिसड़ के निकलता है, तो इस चक्कर में अब ये भी एक दिक्कत आ रही है। अब इसमें सोच रहे हैं कि ऊपर नीचे क्या, इसका साइज हल्का सा प्लस करें, इसका साइज हल्का सा प्लस करें, जिससे कि निकल जाए, कम हो जाए। तो अभी उस पर भी दिमाग लगा रहे हैं। बाकी भाई देखो, अब मेन बात करते हैं भाई। देखो बिजनेस में तो ये सारी हमने चीजें करी थी भाई उन दिनों, मतलब कल परसों में, ठीक है भाई। ये अपना प्लस हम एक मेटल टू रबर बॉन्ड का हम एक बहुत अच्छा पार्ट बनाने वाले हैं भाई, बहुत क्लासी उसका टूल बना है। ये हम टूलर के पास गए थे भाई, हमारा ये एक और टूलर है, ठीक है, ये देखो आप वीडियो में, ये हमारा एक और टूलर है। बस हमारे रबड़ के टूल्स बनाते हैं भाई, और एक कसम से वन ऑफ द बेस्ट टूलर है भाई, ठीक है। ये हम यहाँ पे टूल को खुलवा के देखने के लिए इसलिए जरूरी है ना भाई, एक बार उन्हीं के पास खुलवा के देख लो, कहीं उसको खुलते टाइम बुश वगैरह कुछ निकल जाए। साइड में देखो ये इसमें ये यहाँ पे जो छेद है, इन डंडियों को भाई पिलर बुश बोलते हैं, ताकि गाइडेड रहे। ये आपका पार्ट हो गया। इधर कैविटी को रखेंगे, मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। ये रबर टू मेटल बॉन्ड है, तो इसको देख रही थी, मैं पूछ रहा था उनसे भाई किस तरीके से चल सकता है, आप देखो। चलो भाई, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो भाई देखो कल के दिन अपन ने यही करा, प्लस अपने पास 2-3 जगह से इंक्वायरी आई थी। एक अपना रेफरेंस का चल रहा था भाई इंक्वायरी, उनका काफी अच्छा पीपी का मटेरियल है, वो आपको अगली वीडियो में बता देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और भाई देखो सबसे एक ही बात बोलूंगा भाई, बिजनेस अपना ईमानदारी से करो, ऑनेस्टी से करो, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे भाई, कसम से कह रहा हूँ। भगवान अपॉर्चुनिटी हर किसी को देता है, जो देख पकड़ लेता है वो आगे लाइफ में कुछ कर जाता है। तो कभी देखो भाई ऑनेस्टी के साथ चलो, बस यही बोलूंगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इंडिया मार्ट के लिए डिटेल कॉलिंग के लिए अभी अलग वीडियो, वो उस पर प्लेलिस्ट पे तुमने ही बोली थी, तो उधर प्लेलिस्ट में जाके देखना भाई किस तरीके से आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में सोचो। बाकी भाई देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और एक चीज और भाई, आपको कम्युनिटी के बारे में मैंने सोचा था, मैं ये सोच रहा था भाई कुछ आप में से जो भी लोग क्या क्या करते हो, क्या क्या प्रोफेशन है आपका, कोई वीएमसी चलाता है, कोई ऑपरेटर है, वर्कर है, हेल्पर है, सीईओ है, एमडी है, कोई भी, तो भाई नीचे एक बार लिखे। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक अपन जूम कॉल रखते हैं, ताकि हम सब अपने थॉट्स को शेयर कर सके एक दूसरे के साथ। अरे यार, ठीक है, हम अपने थॉट्स को सबको शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ, ठीक है।
तो उसके लिए मैं कुछ कोशिश करता हूँ। नीचे कमेंट करें भाई, टेलीग्राम लिंक छोड़ूंगा उसको ज्वाइन करें। प्लस मैं एक कुछ पार्ट टाइम काम के लिए मैं कुछ सोच के लाया हूँ, उस पर भी वर्क करते हैं। ठीक है भाई, बाकी चलता हूँ भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला नया दिन, नई डेवलपमेंट 2-4 आए हैं भाई, बड़ी धासु से डेवलपमेंट आई, वो अगली वीडियो में बता देता हूँ। अब टाइम नहीं है, रात के बज गए 9:30। बाय, जय श्री राम।